जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग क्या कर चुके थे, क्लास 12th की बात आज करने वाले हैं। क्लास 12th में हमने जो फर्स्ट बुक थी फिजिक्स की, उसके हमने सारे जो थे जितने भी थे एमसीक्यूज कर लिए थे। आज हम करेंगे सेकंड बुक का, और जो सेकंड बुक का पहला चैप्टर है वो रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स से लेके हम लास्ट तक पूरा जाएंगे। तो आपको करना क्या, बने रहना इस वीडियो में, इधर उधर के डिस्टर्बेंस से दूर, एकदम अलग कमरे में आपको अपने स्टडी रूम में बैठना है, फ़ोन को हाथ में लेना है और आपको कॉपी लेना है, साथ साथ में आपको नोट करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेईई मेंस का बेस बनाने के लिए और सीबीएसई बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप अच्छा खासा पढ़ लेते हो और कुछ फैक्ट होते हैं वो नंबर खा जाते हैं। कोई 100 में 100 लाना चाहता है, भाई हम लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मान लो फिजिक्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और एमसीक्यू में हम लोग रह गए, वैसे आपके साथ ना हो, तो इसके लिए हम ये सीरीज लाए हैं। आज इसका दूसरा वीडियो है। जिसको देखना है फर्स्ट बुक का वो हमारे चैनल एग्जाम लेजेंड्स एकेडमिक, इसी चैनल के पेज में जाए और अभी रिसेंटली अपलोड हुआ है, 5-6 वीडियो नीचे आपको मिल जाएगा। तो चलो क्वेश्चन हमने फ़ोन की मदद से ले लिया है। क्वेश्चन लेंगे पहले हम रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हम लोग देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधा आंसर लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइट्स डेविएट्स द मोस्ट व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म। अगर प्रिज्म से कोई लाइट ट्रैवल कर रही है तो कौन सा उसका जो कलर है सबसे ज़्यादा डाइवेट होगा। डेविएट होगा मतलब अपने पास से भटकेगा या फिर अपने पास से हट जाएगा। रेड लाइट, वायलेट लाइट, नीदर ए नॉर बी, और ये कह रहे हैं बोथ ए और बी। तो याद रखना जो रेड है विग्योर होता है, रेड जो होता है वो सबसे कम होता है डेविएट, और जो आपका वॉयलेट होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, वॉयलेट। वॉयलेट लाइट है, वॉयलेट लाइट रेस आगे लगा सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या आपसे, देखो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइट फिनोमेना ऑफ लाइट रिजल्ट इन मिरेज। मिरेज जो होता है वो किसकी वजह से होता है। मिरेज आप जानते हो, जैसे मान लो आप किसी रेगिस्तान में गए तो उसमें होता क्या है, उसमें आपका जिसको मृग तृष्णा भी कहते हैं हिंदी में, तो उसमें होता क्या है, जब आप रेगिस्तान में जाते हो और आप दूर दूर तक देखते हो आपको पानी दिखता है, और जब आप वहाँ जाते हो तब वहाँ कुछ भी नहीं होता। ये किसकी वजह से होता है, ये मिराज की वजह से होता है, जिसको हम लोग मृग तृष्णा भी कहते हैं। और इसका आंसर आपका होगा, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिया है, दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिया है, तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया और चौथा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका आंसर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो हम चाहते हैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, तो क्वेश्चन हम आपको बोल के बता दे रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, हमारी बात को सुन के नोट कर सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। या फिर सीधा लिखोगे मिराज किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, स्मॉल करके लिख सकते हो। अब तीसरा क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम। किस मतलब मिरर के लिए जो होता है फील्ड व्यू मैक्सिमम होता है, सबको पता होगा ये होता है। ऑप्शन दिए हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या फिर सिलेंड्रिकल मिरर। तो इसमें आप रखना कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का होता है जो फील्ड व्यू होता है काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग गाड़ी के उसमें जो होता है जो रियर व्यू मिरर होता है उसको हम किसका लगाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। तो इसका तीसरे का आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब फोर्थ आपका क्या है, फोर्थ आपका व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनटू अ मीडियम। अगर एक लाइट किसी मीडियम में जाती है तो क्या होता है, ठीक है, ये आपसे कहा है। पहला कहा है बोथ फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेस, है ना, फ्रिक्वेंसी बोथ। अब देखो इसमें सीधा आंसर ही लिख लेते हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो इसमें लिखा था वेवलेंथ इंक्रीजेस, व्हाट हैपन व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टेड इनटू अ मीडियम। अगर लाइट किसी मीडियम में जाती है तो क्या होता है, आपकी वेवलेंथ इंक्रीज कर जाती है ना, लेकिन आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कैसी रहती है, अनचेंज रहती है। याद रखना, फ्रिक्वेंसी आप किसी भी मीडियम में चले जाओ, लाइट की कभी फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होगी, इंटेंसिटी जो है नहीं चेंज होगी, उसकी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी। तो आप लिखोगे वेवलेंथ हमेशा इंक्रीज करेगी जब आप किसी मीडियम जाओगे, वेवलेंथ इंक्रीजेस एंड आपका क्या, फ्रिक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट या फिर अनचेंज्ड, जो भी लिख लेना, कांस्टेंट, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देखते हैं क्या है। इफ अ ग्लास प्रिज्म इज डिप्ड इनटू वाटर व्हाट हैपेंस टू इट्स डिस्पर्सिव पावर।
अगर किसी को आपने उसके ग्लास फ्रिज में अगर उसको आप पानी में रख देते हो तो उसकी जो डिस्पर्सिव पावर है वो क्या होती है, तो भाई देखो वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? अभी आप एयर में हो, अगर एयर से पानी में आओगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो आपकी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, आपकी क्या चीज़, डिस्पर्सिव पावर डिक्रीज हो जाएगी, अगर उसका गैप जो है कम है। जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो इसमें ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्रीज, डज नॉट चेंज, नो इफेक्ट, तो आप लिखोगे डिक्रीज। ठीक, डिक्रीज, डिक्रीज। अब आपने छठा क्वेश्चन कहा है व्हाट शुड बी इंक्रीज्ड टू इंक्रीज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर हमको सिंपल माइक्रोस्कोप का जो है हमको अगर एंगुलर मैग्निफिकेशन बढ़ाना है तो उसमें क्या हम बढ़ाएं। पहला ऑप्शन है पावर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस अपर्चर, या फिर ऑब्जेक्ट साइज। तो इसमें सिंपल सी बात है, आप क्या बढ़ा दोगे 6 में, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर बढ़ा दोगे सब अपने आप आपका बढ़ जाएगा। समझ में ये बात? ठीक है। अब इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, किसके लिए पूछा था, ये माइक्रोस्कोप के लिए। ठीक है। अब आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में होता है क्या चीज़ होती है, फिनोमेना कौन सा होता है ना ऑप्टिकल फाइबर जो आपके होते हैं, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमेशा याद रखना क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या, मान लो ये आई बॉडी, रिफ्लेक्शन है, ये ऐसे आई और ये ऐसे चली गई, फिर बॉडी आती है ऐसे चली गई, एक समय आता है ऐसा एंगल बनता है क्रिटिकल एंगल कि ये वापस उसी चीज़ में चली जाती है। तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मतलब होना चाहिए रिफ्लेक्शन लेकिन हो जाता है रिफ्लेक्शन, वो भी टोटली हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्या आपसे कहा है 8th क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में क्या चीज़ ट्रू है। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ठीक। और दूसरी का लाइट ट्रेवल इन वाटर ओनली या लाइट ट्रेवल इन एयर ओनली। तो आप इस फिगर से देखोगे ये हमेशा डेंसर से रेयर होगी तभी तो अवे जाएगी नॉर्मल से, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा आपका होगा लाइट ट्रैवल करेगी, लाइट ट्रैवल डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक है। आप ये फिगर से समझ सकते हो। 9 आपका क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इनटू अ लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, देन व्हाट हैपन टू द लेंस, है ना। देखो क्या लिखा है, कॉन्वेक्स लेंस से डिप्ड किया गया है इनटू अ लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो आपके लेंस के बराबर है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी लेंस की, तो ऐसे कभी भी ऐसा आए तो फोकल लेंथ आपकी हो जाती है इन्फिनाइट, अगर किसी के अंदर डिप कर दिया जाए दोनों का सेम हो। अब कैन दिया है इसमें, कहना फॉर अ टेलीस्कोप द लार्जर डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर हम डायमीटर ऑब्जेक्टिव लेंस का लार्जर कर दो तो क्या होगा, ग्रेटर द क्या हो जाएगी, ग्रेटर द मैग्नीफाइंग पावर, फाइन पावर, उतनी पावर मैग्नीफाई हो जाएगी, बस सिंपल सी बात है। तो आपको इतनी ये वाला चैप्टर तो हो गया लगभग 10, हमको 10 कराने हैं, तो आप इतना ये नोट कर लो, हम इसको आगे अब करेंगे अगला चैप्टर। अब हमारा क्या आ गया, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर। कौन सा, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के समझ लो साथी का है ये भी, बस इसमें हम लोग वेव नेचर पढ़ते हैं लाइट का। तो इसमें आपसे पहला क्वेश्चन कहा है हमसे, क्या है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ द वेव फ्रंट दैट ओरिजिनेट्स व्हेन अ प्लेन वेव पासेस थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस से कोई आपकी पास हो जाए वेव, कौन सी आपकी वेव फ्रंट सब जानते हो जो वेव से निकलती हैं, तो वो कैसी होंगी, सिंपल सी बात है, आपको ऑप्शन पहले तो दिए कन्वर्जिंग स्फेरिकल, डाइवर्जिंग स्फेरिकल, प्लेन या नन ऑफ द अबव। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस से निकलनी तो हमेशा कैसी होंगी, वो कन्वर्जिंग स्फेरिकल, कन्वर्जिंग स्फेरिकल, ठीक है। अब सेकंड देखो क्या है, अगर कहते हैं हाउ कैन द फ्रिंज विथ इंक्रीजेज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें जो आपकी है
विथ है, जो आपकी विथ है उसकी, किसकी, आपकी यंग डबल इसमें फ्रिंज विथ जो होती है आपकी, फ्रिंज विथ सब जानते होंगे वो कैसे इंक्रीज हो सकती है। ऑप्शन है बाय डिक्रीजिंग द विथ ऑफ स्लिट, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द सेपरेशन ऑफ स्लिट्स, है ना, बाय रिड्यूसिंग द वेवलेंथ ऑफ स्लिट्स, या फिर बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। तो इसका होगा बाय रिड्यूसिंग द सेपरेशन ऑफ स्लिट्स। जो सेपरेशन है दो स्लिट्स के बीच में उसको हम लोग अगर कम कर दें तो आपकी फ्रिंज विथ जो है वो बढ़ जाएगी, सिंपल सा, बाय रिड्यूसिंग द सेपरेशन ऑफ स्लिट्स, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। व्हाट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल इन अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आते हैं फ्रिंज, वेवलेट या वेव फ्रंट। भाई देखो, एक लोकस पॉइंट जो होता है जो उनसे निकलती है उनको वेवलेट्स कहते हैं, जो सेकेंडरी वेव होती हैं। लेकिन अगर आपसे कहते हैं जो उनका लोकस होता है वो क्या होता है, तो उसका नाम होता है वेव फ्रंट, याद रखना हमेशा। इस तरह कुछ होता है ना ये, तो इसके जो सेकेंडरी वेव निकलती हैं इससे ऐसे ऐसे करके, वो तो आपकी वेवलेट्स होती हैं। लेकिन अगर कोई लोकस पूछते तो आपका वो होगा। अब ये कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन। इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रिक्वेंसी के ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर, इंटेंसिटी की बात करना है, या वेलोसिटी के ऊपर? तो इंटेंसिटी हमेशा करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, एम्पलीट्यूड, नहीं आपका वेवलेंथ, ना ही आप किसी फ्रिक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। फोर्थ हो गए, फिफ्थ क्वेश्चन देखना में क्या है। फिफ्थ आपसे कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइट फिनोमेना कंफर्म्स ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन या फिर पोलराइजेशन। तो आपको लिखना जो पोलराइजेशन होता है वही है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यही है, समझ में आई बात। अब ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, अगर ये समझना है, देखो आप लोग जब धूप में रहते हो और चश्मा पहनते हो तो क्या होता है, सूरज की जो रोशनी है वो कम लगती है। वो इस वजह से होता है कि आप जब चश्मा पहनते हो या गॉगल्स पहनते हो तो वो क्या कम कर देता है, वो जो सूरज से आने वाली रेस होती हैं उनको काट देता है। देखो समझो कैसे, मान लो सूरज की रेस इसमें आ रही है, ठीक है, इसमें आ रही है, इस फॉर्म में आ रही, इस फॉर्म में आ रही, इस फॉर्म में ऐसे आ रही, आपने इसको ऐसे 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 कर दिया। अब जो आपका जो ग्लास है वो ऐसे ऐसे बना हुआ है, उसमें ऐसे ऐसे लाएंगे तो अब ये वाली आएगी लाइट, लेकिन ये वाली जो है सीधे वाली ब्लॉक हो जाएगी। इससे नॉर्मली से समझो, जब हम चैप्टर करेंगे तो बहुत डिटेल में समझेंगे, बस वही पोलराइजेशन होता है जो बताता है कि ये किसकी तरफ फंक्शन करती है, वेव की तरह। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, लिख दिया ना ये, ठीक है। 6, ये आपसे कहना पोलराइड ग्लासेस आर यूज्ड इन सन ग्लासेस बिकॉज, यही देखो यही क्वेश्चन आ गया, किस लिए यूज़ होता है? इट रिड्यूस द लाइट इंटेंसिटी टू बिकम, मतलब उसको हाल्फ कर देगा ना, इसको लिखना है इट रिड्यूसेस द लाइट, ये जो पूरी इंग्लिश लिखी है वो लिख दे, सिंपल सी बात, इंटेंसिटी करता है लाइट इंटेंसिटी, है ना, टू हाफ ऑन अकाउंट ऑफ पोलराइजेशन, अकाउंट ऑफ, या इसी इंग्लिश है इसको लिख देना, बाकी आप नॉर्मल भाषा में लिखना कोई दिक्कत नहीं, तो बुक की भाषा है, ठीक है। अब 7 देखो क्या है। 7 आपसे कह रहा है टू लाइट सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन बोथ द सोर्सेस ऑफ लाइट इमिट लाइट ऑफ, क्या होगा इसका, सेम एम्पलीट्यूड फेस, या सेम इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, या सेम स्पीड, या फिर सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेस डिफरेंस। तो इसका ऑप्शन 4 है, सेम वेवलेंथ और कांस्टेंट फेस स्पीड, सेम वेवलेंथ और आपका कांस्टेंट फेस डिफरेंस। समझ में आ रही बात, बिल्कुल। अब आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ ड्रॉपलर इफेक्ट, ड्रॉपलर रेडियस, ड्रॉपलर स्पेक्ट्रोमीटर, ड्रॉपलर वेलोसिटी, या ऑल ऑफ द एबव। तो भाई इसमें लिख लो ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। क्या है फिर से नाम बोलते हैं, ड्रॉपलर रेडियस, ड्रॉपलर स्पेक्ट्रोमीटर, या फिर ड्रॉपलर वेलोसिटीमीटर। इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जब आपके लेक्चर्स होंगे डिटेल्स में। हु डिस्कवर्ड पॉइजन्स ब्राइट स्पॉट, इतना कठिन, फ्रेजेन, रेलेन, फ्राउनहोफर या पॉइजन? ये तो भाई पॉइजन्स स्पॉट कौन कर सकता है, पॉइजन ही करेंगे। इन्होंने पॉइजन्स रेशियो भी दिया है, सबको याद होगा, लेटरल स्ट्रेन अपॉन, सबको याद होगा ना, लेटरल स्ट्रेन अपॉन आपका जो वाला स्ट्रेन होता है, समझ में आ रही ना, एरिया वाला वो वाला।
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लेटरल स्ट्रेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड व्हेन लाइट वेव इंटरफेयर। अगर लाइट वेव जो है वो इंटरफेरेंस करती है तो क्या कंजर्व रहता है, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड या फेस या नन ऑफ द अबव। तो इसमें है ना इंटेंसिटी ना कुछ, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसका ये आंसर रहेगा। अब आप ये भी नोट कर लो, हम इसके आगे बढ़ेंगे तीसरे पायदान पे। अब देखो हमारा कौन सा चैप्टर आ गया, डुअल नेचर ऑफ लाइट ना, डुअल नेचर ऑफ वेव एंड मैटर ऐसे चैप्टर का नाम है, ठीक। डुअल नेचर ऑफ वो वेव आपका क्या, लाइट एंड मैटर, इस सब का वेव एंड मैटर, तो आपका रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द इमिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट अकर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब कौन सा ऐसा इमिजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इमिजन, थर्मियोनिक बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम जब डिटेल लेक्चर करेंगे तो उसको जरूर पढ़ेंगे। अभी हमारा 11th की सीरीज चल रही है तो आप उसे देखिए, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे अभी 11th के होंगे, लेकिन जो 12th का लेने आए हैं वो उनका समझ लो अभी रिवीजन चल रहा है, लेकिन 12th के डिटेल लेक्चर्स हम जल्दी ही चालू करेंगे। सेकेंडरी इमिजन और आपका एक्सरे इमिजन, तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन मिलता है लेकिन एक्सरे इमिजन में नहीं मिलता। एक्सरे इमिजन में हमको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, आप लिख लो एक्सरे इमिजन, नो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। अगर मेटल सरफेस पर काइनेटिक मतलब वो इलेक्ट्रॉन वो करता है आपका इमिटेड, क्या लिखा है इसमें, व्हेन व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। अगर लाइट इंसिडेंट करती है मेटल सरफेस पे तो आपका क्या होता है, इसमें ऑप्शन दिए, इट वेरीज विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, इट वेरीज विद द लाइट इंटेंसिटी, इट वेरीज विद द स्पीड ऑफ लाइट, या इट वेरीज इरेगुलरली, मतलब कैसे भी कर सकती। तो इसका ऑप्शन आपका होगा इट वेरीज विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, इट वेरीज विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। क्वेश्चन हम बोलेंगे, आप लिख लेना, डिजिटल बोर्ड वगैरह तो है नहीं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर करें। थोड़ी क्वालिटी में दिक्कत हो सकती है लेकिन आप उतना एडजस्ट करें। अगर कंटेंट अच्छा है तो आप बोर्ड की क्वालिटी या फिर जो हम पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको बस दबा के देखना है वीडियो को और अपने नॉलेज को अच्छी करनी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, या स्टोर्स लाइट एनर्जी या स्टोर्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका सिंपल सा लाइट एनर्जी को, फोटो इलेक्ट्रिक सेल की बात हो रही, क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है, समझ गए होंगे सब लोग, टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे आपका सोलर सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये देखो बॉर्डर पार कर गया बदतमीज। व्हाट डज अ कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ क्या, कैथोड रे के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल। तो कैथोड रे के अंदर आपके सिंपल से सब लोग जानते होंगे, जो अच्छे से पढ़ चुके हैं, होता है इसमें कैथोड ए इलेक्ट्रॉन्स। यही पूछा ना, कैथोड रे कंसिस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। अब आपका आ गया फिफ्थ आपसे कह रहा हु गेव द थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बताया भी इन्होंने था और जताया भी इन्होंने था, तो इन्हीं का नाम आएगा, जे थॉमसन, विलियम क्रोक्स, R.A. मिल्कन या विलियम हॉलॉक्स। तो आपका होगा R.A. मिल्कन, R.A. अभी सब देखो गोरे लोगों की स्पेलिंग देखें गलत ना हो जाए, मिल्कन, ठीक है, मिल्कन, ठीक। ये अजीब अजीब नाम रहते हैं इन लोग के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट सेंसिटिव टू विजुअल लाइट, कौन सा मेटल जो सेंसिटिव नहीं है विजुअल लाइट से, रूबेडियम, सोडियम, सीजियम, कैडमियम। तो इसका आंसर है प्यारा सा कैडमियम, 6 का कैडमियम। अब आ गया अपना 7 है, 7 आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट नॉट एक्सप्लेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट नॉट एक्सप्लेन, डिफ्रैक्शन, फोटो करंट, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस। तो भाई देखो वेव जो थ्योरी है वो डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस को तो करती है, लेकिन आपका फोटो करंट जैसी चीज़ को वो उससे मतलब नहीं कर जाओ। ये तो काम है किसका, पार्टिकल थ्योरी का, और ये हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो बहुत लोग को शायद ना पता हो ये क्या थे, एक यहूदी थे, या इनको कह दो एक जूस के। यहूदी क्या थे, आपके इजराइल के 4 बेटे थे, उसमें से एक ये थे। अरे यार हिस्ट्री बताया देगा, थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए ना। अब क्या इसके अंदर, फोटॉन्स आर डिफ्लेक्टेड बाई, फोटॉन्स को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कौनो फील्ड नहीं। कहे क्यों? क्योंकि भाई साहब उसमें चार्ज ही नहीं होता है। तो नो, नन ऑफ द एबव लिखो, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। पूरा लिख दें तो कोई आके कमेंट में ही लिख दें, पूरा लिखा करो। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, अरे अब तो हमने बोल ही दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मोमेंटम लिखा था, मास लिखा था, एंगुलर मोमेंटम लिखा था, ये मुंह से निकल ही जाता है। तो एनर्जी का कंजर्वेशन मांगता है, क्या मांगता है फोटो इलेक्ट्रिक? एनर्जी का कंजर्वेशन। क्या मांगता है? एनर्जी का कंजर्वेशन मांगता। फोटोन्स डज नॉट पोसेस एनर्जी, मोमेंटम, रेस्ट मास, फ्रिक्वेंसी। रेस्ट मास, अब यहाँ देखो एक मस्त चीज़ दिखाएंगे, रेस्ट मास। क्यों कहते हैं? जो फोटोन है वो जब वो रेस्ट में होता है तो उसका मास 0 होता है। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, ये बात है। लेकिन फोटोन जो है वो रेस्ट में कभी रहता है क्या? फोटोन का जो मास है वो तो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो कि आपका लाइट का मास है। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट है वो कहते हैं जो रेस्ट मास है वो 0 है। अरे जब फोटोन कभी रेस्ट में रहा नहीं तो उसका मास कैसे 0 होगा? ठीक है, समझ रहे हो? तो मतलब ये होता है पल्ला झाड़ना। वो बताना ही नहीं चाहते कि फोटोन का मास क्या है एक्चुअल में, क्योंकि फोटोन एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। तो उन्होंने कह दिया फोटोन अगर रेस्ट में तो उसका मास 0 है, और फोटोन कभी रेस्ट में नहीं रहता। फोटोन की स्पीड होती है लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो फोटोन है वो लाइट का पार्टिकल है। तो ये दिमाग था बढ़िया सा, देखो बचने का तरीका। ठीक है, लेकिन इससे काफ़ी थ्योरी प्रूफ हो जाती है। अब आप ये नोट कर लो इतना। अब आगे अपना प्यारा सा चैप्टर जिसको कहते हैं एटम्स, इसके बाद न्यूक्लियाई, फिर सेमीकंडक्टर, फिर आप आराम से अपने घर जा सकते हो। अच्छा, घर ही में हो तो आराम से आप और कोई और काम कर सकते हो, कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, या आज मैच आ रहा है वो देख सकते हो। थोड़ी देर देखना, ज़्यादा नहीं, बस माइंड फ्रेश हो जाए इतना। तो पहला क्वेश्चन है इनका, भाई साहब कह रहे हैं, देखो ज़्यादातर इसमें क्या होगा, ज़्यादातर इसमें आपके फैक्ट्स ही होंगे। वॉट डिड रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट प्रूफ? क्या प्रूफ किया था रदरफोर्ड ने? कि होता है न्यूक्लियस, अच्छा खासा छोटा सा होता है न्यूक्लियस एटम के अंदर बीचों बीच में। ठीक है, और ज़्यादातर पार्ट खाली था। इसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस। वाई वॉज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अनस्टेबल? क्यों अनस्टेबल था? क्योंकि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन जो थे, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट्स एनर्जी। नहीं तो भाई जब एनर्जी रेडिएट करेंगे तो एक समय एनर्जी खत्म होगी, गिर जाएंगे आके न्यूक्लियस में, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसलिए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो था अनस्टेबल था। ठीक है, बार्मर सीरीज लाइज इन विच स्पेक्ट्रम? ये बहुत बार आता है, लाइमर, बार्मर, पासपन, रीफंड है आपके आते हैं। बार्मर सीरीज लाई इन विच स्पेक्ट्रम? तो हमेशा याद रखना ये होती है अपनी बार्मर जो होती है जिससे हमको दिखता है वही विजिबल रेंज में फॉल करती है बार्मर की सीरीज। फिर आगे आपका फोटो, और आगे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज? कैसा है सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन का? कैसा है? स्पाइरल है। याद रखना बस, इसमें फैक्ट है। इलेक्ट्रॉन इन एटम आर हेल्ड टू न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो, इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर हेल्ड टू द न्यूक्लियस बाई 4 फोर्स हैं। एक है न्यूक्लियर फोर्स, एक है कूलॉम्ब फोर्स, फ़ोन के पास खींच लाई, और दूसरी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपको फ़ोन के पास खींच लाएगी। ठीक है, क्यों नहीं खींचती? क्योंकि हम लोग बहुत छोटे मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है बड़े मासों पे, लग रही इतनी छोटी लग रही जिसका कोई मतलब नहीं है ना। और वेंडर डी वॉल्स फोर्स, वेंडर वॉल्स फोर्स इसको कहते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन इन एटम हेल्ड है न्यूक्लियस से, किसकी फोर्स की वजह से? आपकी कूलॉम्ब फोर्स की वजह से, कूलॉम्ब फोर्स याद रखना। ठीक है, वैसे देखो इसमें कौन सी फोर्स हो सकती है? इलेक्ट्रॉन इन एटम आर हेल्ड टू द न्यूक्लियस, हाँ ठीक है। अगर न्यूक्लियस में पूछते हैं अगर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो वो न्यूक्लियस फोर्स की वजह से। 6 आपका क्या आ गया? 6 है। पहले देखते हो तो कान कैसे बनते थे डोरेमोन में, ऐसे ऐसे करते तो कान बनते। 6 से याद आया। अब आपसे पहले द इलेक्ट्रॉन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल वुड बी एक्सपेक्टेड टू लॉस एनर्जी बिकॉज, है ना? क्यों? आपका ऐसा क्यों होता है? दे जंप ऑन द न्यूक्लियस, नो। दे मूव रैंडमली, नो। escape फ्रॉम द एटम, नो। रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर वो रेडिएट कर रहे हैं तो ऐसा ही तो होगा, रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वोक कल्चर आजकल बहुत चल रहा है ना, वोक। अब इसके बाद क्या है? ठीक है, इसका तो
हु डिस्कवर द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज? तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज आपकी की थी लाइमन ने, याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद आपसे कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड बोर यूज्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड बोर यूज टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी? एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्वांटम फ्रिक्वेंसी, कंजर्वेशन ऑफ या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? तो भाई बोर भाई साहब ने यूज़ की थी आपके क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सबको याद रखना, ठीक है। और नया अपना क्या है, नवा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज अनस्टेबल बिकॉज, ये बताने की ज़रूरत है क्या? इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिमेन इन ऑर्बिट, खत्म बात। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम, भाई देखो किया तो अपने जॉन डाल्टन ने किया था, लेकिन बहुत बेकार किया था। तो दूसरे नंबर पे जो है हमारे सबसे अच्छा जिन्होंने दिया, उनसे तो अच्छा ही दिया, थॉमसन। इनके स्पेलिंग क्या है, थॉम्पसन। इन लोग को याद करो तो वो नहीं जो कैप लगा के 2 बंदूक रख के आते थे, उनकी याद आती। चलो उन सब की याद छोड़ो, ये नोट करो। अरे जादूगर का जादू है या आँखों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। ये दिम्मी से गायब कैसे हो जाता है? भाई जादू आता है। कह दो सर हम लोग तो इतने बड़े हो गए, अब तो उल्लू ना बनो, ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता है। वहाँ जाते हो, बंद करके आते हो, ये पूरा हटाते हो, फिर आ जाते हो। ये इसलिए करते कि आपका समय बच जाए, ठीक है। मिटाने का क्यों वो करें, आप तुरंत नोट करते होगे, स्टॉप करके हम तुरंत आगे आ जाते हैं। अब हमारा है न्यूक्लियाई चैप्टर। अब इसमें आपसे पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन? मास, चार्ज, मोमेंटम या नन ऑफ द अबव? तो भाई मास कभी कंजर्व नहीं होता है, मास घटता है, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में। सेकेंड आपका कह रहे हैं अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स अ बीटा पार्टिकल देन अ पेरेंट एंड अ डॉटर न्यूक्लियाई आर। अगर एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है वो इमिट करता है बीटा पार्टिकल को, देन उनके जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो क्या होंगे? आइसोटोन्स, आइसोटोप्स, आइसोमर या आइसोबार्स? तो होते हैं आइसोबार्स, ठीक। बी बन जा बी, आई वॉन्ट बी। एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन अ बीटा रेडिएशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन अ बीटा रेडिएशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टेंस इन द न्यूक्लियाई, इनर ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम, फोटोन escaping फ्रॉम द न्यूक्लियस या डीके ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियाई? किससे होगा? तो फोटोन escaping फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये किसकी वजह से होता है? फोटोन, एक मिनट, फोटोन escaping फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं द लाइट एनर्जी इमिटेड बाय अ स्टार इज ड्यू टू जॉइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई, बर्निंग ऑफ न्यूक्लियाई, ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियाई या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर लाइट? तो आपका यह है ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई बोल लो या न्यूक्लियाई बोल लो, जो भी बोल लो। इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओनली, मास एंड एनर्जी एंड मोमेंटम या फिर मोमेंटम? तो केवल एक ही चीज़ कंजर्व होती है आपके किसमें? न्यूक्लियर रिएक्शन में मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप केवल MCQ जिसको चाहिए उनके लिए ये आपको रटना है, समझ लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस? फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, गामा रेस या फिर आपका हीलियम न्यूक्लियाई? तो प्रोटॉन्स नहीं होते आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। विच वन ऑफ फॉलोइंग आर नॉट इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस? तो प्रोटॉन। फ्रॉम वेयर द गामा रेज ओरिजिनेट? इनर मोस्ट सेल ऑफ न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट सेल ऑफ या न्यूक्लियस या फिर आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम? तो भाई ये होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। इट्स ए सन रेडिएट्स एनर्जी ड्यू टू, ये तो सबको पता है, सन प्लाज्मा की तरह है अवस्था में, क्यों? क्योंकि उसमें होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलीयन। अब नवा आपसे कह रहे हैं न्यूक्लियस अंडरगोज गामा डीके ड्यू टू एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, एक्साइटेड स्टेट या फिर लार्ज मास मेन फंडा है, बहुत इतना मास ना हो कि स्टेबली ना हो पाए। अब 10वां देखो क्या है, आइसोटोन्स हैव द सेम नंबर ऑफ, आइसोटोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, खत्म बात, ठीक है। अब आप ये इतना नोट करो, हम आते हैं लास्ट चैप्टर पर, सेमी कंडक्टर।
अब हमें लास्ट चैप्टर देखना है सेमीकंडक्टर का। इसी के साथ क्लास 12 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं या फिर आपके किसमें आपके जेईई मेंस में जो नॉर्मल से मतलब जो आपका बेस बनाएंगे वो आपका आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और 11th का हमारी चली रही है सीरीज फिजिक्स की, तो वो बिल्कुल ना देखना भूलें। अब देखते हैं लास्ट है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है लास्ट चैप्टर का, विच बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर। जो आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो आपके फ़ोन में सब में लगा होता है वही चैप्टर है। तो उसमें आपसे पूछ रहे हैं विच बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर, मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट या कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना मोनोवेलेंट होता है, ना बाईवेलेंट, ना ट्राईवेलेंट, कोवेलेंट होता है। अब ये जो कोवेलेंट है इसी को आप क्या कहते हो, शेयरिंग बॉन्ड, ठीक है। यही बॉन्ड शेयरिंग को ही कोवेलेंट कहते हैं। तो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड आपसे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल ऑफ सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर का वैलेंस सेल होता है उसमें आपके कितने जो हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपके होते हैं 4, 1 2 3 4 ऑप्शन में दिया है, 4 होते हैं, हमेशा याद रखना। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंस टू द फॉरबिडन गैप एनर्जी या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ अ सेमीकंडक्टर विद द फॉल ऑफ टेम्परेचर। जब फॉल ऑफ टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना, आपका एनर्जी गैप, या फिर इंक्रीज हो गया या अनचेंज हो गया, समटाइम डिक्रीज या समटाइम इंक्रीज। तो इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता टेम्परेचर का, आपका ये होगा अनचेंज्ड, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। अब आपका ये फोर्थ आया, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द करंट कंडक्शन इज ड्यू टू। करंट कंडक्शन जो होता है, करंट का जो कंडक्शन होता है, जो करंट धारा करता है मतलब चलता है करंट, वो किसकी वजह से होता है, होल्स की वजह से, एटम की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या प्रोटॉन की वजह से। पी टाइप की बात हो रही तो पी टाइप में हमेशा होल्स की नाम आएगा, ठीक है। होल्स क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं वहाँ पर क्या हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम होल नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से जा चुका है तो वहाँ एक होल बना के वो चला गया, या फिर बहुत जगह होल्स को ही पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मेन फंक्शन होता है एम्पलीफाई करना। जो आप देखते हो रेडियो में लगा रहता है वो किसमें, एम्पलीफाई करना, और ट्रांजिस्टर्स आते थे उसमें लगा रहता था। 6 आपका क्या है, अब देखो ये फ़ोन में भी लगा होता है तो उसके बिना आप रेडियो का संपर्क जरा सा भी नहीं कर सकते ना। उसको एम्पलीफाई करने के लिए आपको किसी न किसी चीज़ से या लीड वगैरह से जोड़ना होता है, उससे वो और ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है। इन अ सेमीकंडक्टर व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। कंडक्शन सेमीकंडक्टर में कौन कराता है, बोथ होल्स भी कराते हैं और आपके इलेक्ट्रॉन भी, बोथ। वो बात है ना, पी है कि क्या है, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। होल्स क्या थी उसको हमने अभी बता दिया, होल्स क्या होते हैं। अब आपका है, व्हाट हैपेंस टू द रेसिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग। क्या होता है उसके साथ ना, रेसिस्टेंस का इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन द सेम, या फिर फर्स्ट इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो इसमें होता है हमेशा डिक्रीज, हमेशा आपका इसका रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। किसके साथ, हीटिंग के साथ, यानी टेम्परेचर करना। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 होते हैं, इंट्रिंसिक होता है आपका और इंट्रिंसिक होता है, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, हमेशा आपके क्या होते हैं, वो इक्वल, अगर रूम टेम्परेचर की बात हो रही, ठीक है। 9 आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सल गेट, नॉट, एंड और नैंड। तो आपका जो नैंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो यूनिवर्सल गेट नहीं होता, नैंड। अब ये नैंड वगैरह क्या होता है ये हम डिटेल लेक्चर में समझेंगे। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिव चार्ज, निगेटिवली चार्ज, अनचार्ज या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो आपका होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो ये आखिरी आपका क्वेश्चन था। इसी के साथ क्लास 12 के जितने भी एमसीक्यूज थे जो आपके किसके लिए, सीबीएसई 2024 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे ना, वो हम लोग करा चुके हैं। अब जो इनके डिटेल लेक्चर्स हैं वो हम लोग आगे शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो 11th के लेक्चर चल रहे हैं, जो बच्चे अभी 11th वाले देख रहे हैं, वो 11th के डिटेल लेक्चर क्लास 11th के 11th चैप्टर तक हम लोग कर चुके हैं। बाकी 2-3 जो बचे हैं उनको करके सीधा 12th में जंप करेंगे। तो आपको उन्हें ज़रूर देखना है, उनके जो हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करे हैं वो भी देखना है। और अगर आपका कोई भाई बहन है क्लास 9-10th का तो उसको आप बताएं कि क्लास 9-10th के भी इसमें लेक्चर मिल जाएंगे। और अगर कोई कॉम्पिटिशन वाला है तो वो भी इसमें देख सकता है, आपकी ज्योग्राफी वगैरह। ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।